असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। हालांकि उन्होंने यूपी के तर्ज पर सर्वे कराने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन मदरसों में जिहाद का काम चल रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज का ये समझौता किस मायने में ऐतिहासिक है? देखिए, ये हमारा आसाम का जो आदिवासी समाज था उसमें काफ़ी दिन से एक ऐसा था कि फीलिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था, फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन था। ये कारण 8 ग्रुप का भी जन्म हुआ और 8 ग्रुप हथियार लेके जंगल में चला गया। तो 2016 में पहले उन लोग का साथ सीजफायर हुआ, आज एकॉर्ड हुआ। इससे हमारा असम में काफ़ी शांति आएगा। बोरो एकॉर्ड हो गया, कार्बी एकॉर्ड हो गया, आज आदिवासी एकॉर्ड हो गया। लगभग और एक जनगोष्ठी को अगर हम लोग कर सकता हूँ आगे जाके, असम का समस्या लगभग समाधान हो सकता है। ये तो समस्या का एक पहलू है, मदरसों के ऊपर एक कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि अवैध तरीके से जो मदरसे हैं आपके मुताबिक वह गिरा जा रहे हैं। देखिए, जो मदरसा में जिहाद का काम चला था और हमारा हिसाब से वो तो मदरसा नहीं रहा, वो अल कायदा का कार्यालय जैसा बन गया था, तो उनको हमने डिमोलिश किया। और जो रिलीजियस मदरसा चलाता था, गवर्नमेंट मदरसा 700 भी हम लोग बंद कर चुका था। अभी जो आगे रिलीजियस मदरसा चलाता है उनका साथ भी हमारा बातचीत हो रहा है कि जहाँ जहाँ आप बच्चा को पूरा एकेडमिक फैसिलिटी नहीं दे सकता है, उनका ऊपर भी आप लोग विचार कीजिए। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक कार हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन रूस के साथ जारी भीषण जंग के बीच राजधानी कीव में हुए इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि यह हादसा उस वक्त हुआ जब ज़ेलेंस्की उत्तर पूर्वी यूक्रेन के इज्यूम शहर का दौरा कर लौट रहे थे और यूक्रेन ने कुछ दिन पहले ही रूस की सेना के सबसे अहम गढ़ माने जा रहे खार्किव प्रांत के इस शहर से उसकी सेना को खदेड़ने का दावा किया था, जो राजधानी कीव से उल्टे पांव लौटने के बाद रूसी सेना के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। और दावा है कि ज़ेलेंस्की उसी इज्यूम शहर में यूक्रेन का झंडा फहराने और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के बाद कीव लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका काफिला कीव पहुंचा, तभी अचानक काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी की एक कार से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की की कार भी काफिले की दूसरी गाड़ियों से टकरा गई। हालांकि दावा किया गया कि इस हादसे में ज़ेलेंस्की को ज्यादा चोट नहीं आई और काफिले के साथ चल रहे डॉक्टरों ने मेडिकल जांच के बाद उन्हें आगे का सफर करने के लिए हरी झंडी दे दी। लेकिन हादसे की टाइमिंग ने शक की सुई रूस की ओर मोड़ दी। ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 7 महीने से चल रही जंग में बाजी यूक्रेन की तरफ पलटती देख रूस पहले ही बौखलाया हुआ है। उस पर इस हादसे से एक दिन पहले रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन पर हुए हमले ने उसके गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वहीं पश्चिमी मीडिया तो कई बार यह दावा कर चुका है कि यूक्रेन की टारगेट लिस्ट में पुतिन का नाम टॉप पर है और हाल के दिनों में पुतिन के कई करीबियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हो चुकी है, जिसके लिए रूस यूक्रेन को जिम्मेदार मानता है। इसीलिए पश्चिमी मीडिया ने यह आशंका जताने में देर नहीं लगाई कि ज़ेलेंस्की के साथ हुए हादसे के पीछे रूस का हाथ हो सकता है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री नोरा फतेही से करीब 6 घंटे पूछताछ हुई, जिसमें उन्होंने कबूल किया कि उनके जीजा बॉबी को सुकेश ने 65 लाख रुपए की BMW कार गिफ्ट की थी। इस दौरान नोरा फतेही से जीजा बॉबी और पिंकी ईरानी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई, जिसमें सुकेश से व्हाट्सएप चैट के बारे में सवाल पूछे गए, जिसे लेकर नोरा फतेही ने कहा कि वो सुकेश से व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करती थी, लेकिन उसे कभी नहीं मिली, न ही पिंकी ईरानी से कभी उनकी मुलाकात हुई। नोरा फतेही ने ये भी बताया कि साल 2020 में चेन्नई के एक होटल में इवेंट हुआ था, जहां सुकेश की पत्नी से नोरा की मुलाकात हुई थी। उस वक्त सुकेश की पत्नी ने नोरा को एक महंगा बैग और आईफोन गिफ्ट किया था और BMW कार ऑफर की थी, लेकिन नोरा ने BMW कार लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद ये कार नोरा के जीजा बॉबी को किसी काम के बदले टोकन मनी के तौर पर मिली थी। दावा ये भी है कि सुकेश व्हाट्सएप के जरिए नोरा से नजदीकी बढ़ा रहे थे और उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन जब बार बार फोन करने पर नोरा को उसकी नीयत ठीक नहीं लगी तो उसने सुकेश से सारे संबंध तोड़ दिए। नोरा ने एक बार गिफ्ट ली और जैसे ही उसको लगा कि ये कुछ ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और उसको थोड़ा शक हुआ तो उसने संपर्क तोड़ दिया। नोरा की किनारा करने के बाद सुकेश ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस पर डोरे डालने शुरू किए थे।
तो खबर है कि 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईओडब्ल्यू 4 अन्य अभिनेत्रियों को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, जिन्होंने सुकेश से तिहाड़ जेल में मुलाकात की थी। लेकिन इन सब के बीच में ईओडब्ल्यू से 2 दिन की पूछताछ में पता चला कि सुकेश ने सबसे पहले नोरा फतेही को फंदे में फंसाने की कोशिश की। जब नोरा से बात नहीं बनी तो जैकलीन के करीब जाने की कोशिश करने लगा। सुकेश इसके लिए जैकलीन के आसपास के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाता था। जैकलीन के हेयर स्टाइलिस्ट को महंगे गिफ्ट्स दिए और उसके बर्थडे पार्टी के लिए कोची में होटल बुक कराने का ऑफर दिया था। दावा यह भी है कि जैकलीन अपने दोस्तों को सुकेश के बारे में बताती थी कि मुझे मैन ऑफ माई ड्रीम्स मिल गया है। इतना ही नहीं, जैकलीन को सुकेश के अपराध की जानकारी थी, लेकिन वो उसके बाद भी सुकेश से महंगे गिफ्ट लिया करती थी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोरा फतेही से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस को नोरा फतेही से कई अहम जानकारियां मिली। पुलिस के मुताबिक नोरा ने बताया कि उसने सुकेश से इसीलिए संपर्क तोड़ दिया क्योंकि वो जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। नोरा के साथ हमने महबूब, उनके ब्रदर इन लॉ, और पिंकी ईरानी जिसने इंट्रोड्यूस किया था और जिसने गाड़ी सुकेश से लेके और इन तक पहुंचाई थी महबूब तक, उन तीनों को बुलाया था। और तीनों की स्टेटमेंट लेने के बाद हम संतुष्ट हैं कि जो बातें हम इन्वेस्टिगेशन में आ रही थी वो कोरोबरेट हो रही है। और जो 65 लाख की BMW कार गिफ्ट की गई थी सुकेश के द्वारा, वो महबूब तक थी। आगे महबूब ने उसको बेच दिया। वो सब चीज़ें ईडी के संज्ञान में है और ईडी की इन्वेस्टिगेशन में जारी। जैकलीन और नोरा, अगर दोनों अभिनेत्रियों की बात कर रहे हैं तो आप अब तक की पूछताछ में क्या ये साफ हो पाया है कि ये सुकेश चंद्रशेखर को पहले जानती थी, उसका बैकग्राउंड क्या है, काली कमाई का पैसा है, ऐसा ये लोग जानते थे क्या? देखो, ये लोग तो मना ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। नोरा ने एक बार गिफ्ट ली और जैसे ही उसको लगा कि ये कुछ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और उसको थोड़ा शक हुआ तो उसने संपर्क तोड़ दिया। दूसरे केस में गिफ्ट भी लंबे समय तक चलती रही, संपर्क भी लंबे समय तक चलता रहा, बीच में उसको आगाह भी किया गया। तो दोनों में थोड़ा फ़र्क है। अब दोनों के इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा वो आगे हम देखते हैं, उसी आधार पे हम आगे इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में पेश करें। जो 65 लाख की कार है वो उनके रिश्तेदार के पास अभी भी थी। नोरा का जो कहना है वो ये कहती है कि मैंने इसलिए संपर्क तोड़ा कि वो मेरे से ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश कर। अब वो ये नहीं कह रही कि मेरे को उस समय पता चल गया था कि ये गड़बड़ है या कुछ है, जो उसका कहना है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, बेगूसराय गोलीकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सभी 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि इस वजह से कई पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सभी 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों ने हाईवे पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। उधर राजस्थान के चुरू में स्नेक मैन के नाम से मशहूर एक शख्स की सांप के काटने से मौत हो गई। बताया गया कि विनोद तिवारी नाम का यह आदमी मौत से पहले एक कोबरा पकड़ने गया था, जो उनकी जिंदगी का आखिरी रेस्क्यू ऑपरेशन साबित हुआ। वहां लगे सीसीटीवी वीडियो में वो कोबरा को पकड़ते हुए नजर आए। इसके बाद उन्होंने एक थैली में उसे रखने की कोशिश की। दावा है कि इसी दौरान उस कोबरा ने उनके हाथ पर काट लिया। आशंका जताई गई कि उसका जहर इतनी तेजी से फैला कि उसे बाहर निकालने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं, जिसके बाद वो अचानक बेहोश हो गए। हालांकि वहां खड़े लोगों ने उन्हें फौरन सहारा दिया, पर जहर इतना खतरनाक था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक विनोद तिवारी पिछले 20 साल से सांप पकड़ने का काम कर रहे थे, जिन्हें वो रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ आते थे, और उनकी इसी खूबी की वजह से उन्हें स्नेक मैन के नाम से जाना जाता था।